इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंकलाब जिंदाबाद। 84 साल पहले 23 मार्च 1931 तारीख गवाह है कि उसने मौत को इस मोहब्बत से गले लगाया था कि उसकी छोटी सी जिंदगी भी उस पर फख्र करने लगी थी। और जिंदगी ही क्यों, उसकी शहादत ने तो इस मुल्क को जज्बे आजादी का वो चिराग दिया जिसने पूरे हिंदुस्तान को रोशन कर दिया। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। महज 23 साल की जिंदगी, लेकिन कुर्बानी की कहानी इतनी बड़ी कि सदियां और युग भी कम पड़ जाए उसकी गाथा सुनाते सुनाते। घर कुर्बान, परिवार कुर्बान, न मां की फिक्र न पिता का ख्याल, दिल में बस एक ही जज्बा, जिंदगी है तो मुल्क के लिए, मौत भी आए तो आजादी की ख्वाहिश में। हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के लिए छटपटाने लगा था। अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क में आवाज भी उठने लगी थी। 1857 की क्रांति अधूरी रह गई थी और अब उस अधूरी क्रांति को एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाला पैदा हो चुका था। साल 1907 का था, महीना सितंबर का। पंजाब के एक छोटे से गांव में सरदार किशन सिंह के घर एक बच्चा पैदा हुआ। आने वाले वक्त में इस बच्चे ने इतिहास के पन्ने पर शहादत का वो अध्याय लिखा कि जंग आजादी की कोई भी कहानी इस अध्याय के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। घर वालों ने इस बच्चे का नाम भगत सिंह रखा था। दुनिया इन्हें शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानती है। भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था। पिता और चाचा सब देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये कोई समझ नहीं पाया था कि 7 साल के बच्चे को खेतों से पिस्तौल उपजाने की सीख आखिर किसने दी थी। ऐसा लगता है कि जैसे भगत सिंह का इतिहास आंखों के आगे किसी चलचित्र की तरह तैर रहा है। वे खेत याद आ रहे हैं जिन खेतों में 7 साल का भगत सिंह अपने चाचा सरदार अजीत सिंह और अपने पिता सरदार किशन सिंह की पिस्तौलें लेकर के पहुंचता था और खेतों में पिस्तौलें छिपाता था। एक दिन चाचा सरदार अजीत सिंह ने पकड़ा और पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो भतीजे का जवाब था कि चाचा बंदूकें बो रहा हूं और एक दिन इस खेत से इतनी ढेर सारी बंदूकें निकलेंगी कि उससे फिर ढेर सारे अंग्रेजों को मारूंगा। तारीख 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग कांड। भगत सिंह के मन में क्रांति की लपटें उठने लगी थीं और इसी बीच देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। भगत सिंह को लगा कि यह आंदोलन जंग आजादी के लिए एक अहम हथियार साबित होगा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना ने भगत सिंह के अंदर के क्रांतिकारी को मानो झकझोर दिया हो। भगत सिंह को लगा कि गांधी जी का यह फैसला आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूल साबित होगी और यहीं से गांधी जी का भगत क्रांति की एक नई राह पर चल पड़ा। गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, गांधी जी की बस, लेकिन उनके रास्ता अलग था। वो समझते थे कि गांधी जी ये जो अदम तशद्दुद, जो नॉन वायलेंट है वो, और हम लोग वो वायलेंट नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल करना पड़े तो हम करते हैं। भगत सिंह इन सब से इतने खफा हुए कि भगवान से ही बैर कर लिया। ताल ठोक कर कहा, मैं नास्तिक हूं, और ये भी बताया कि नास्तिक क्यों। खुदा का बंदा था लेकिन खुदा में मानता नहीं था। वहाँ जब जेल में थे तो एक बहुत बड़ा संत वहाँ रहता था, तो वो संत बहुत खिलाफ था, तो उसके पास गए तो संत से कहा कि देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कहता तुम तो खुदा में नहीं मानते। कहता देखिए अगर आप खुदा को मानते हैं या खुदा है तो हिंदुस्तान में इतनी गुर्बत क्यों है। भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते थे और उसके पीछे उनका तर्क भी था कि वो नास्तिक क्यों हैं। आखिरी वक्त जब उनको फांसी दी जाने वाली तो उस समय जेल के वार्डन छतर सिंह उनके पास आए और उनसे वाहे गुरु का नाम लेने के लिए कहा। भगत सिंह ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जानता हूं नास्तिक होने के लिए मेरी आलोचना की जा सकती है, लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि भगत सिंह मौत को देख करके घबरा गया। भगत सिंह के मन में क्रांति की ज्वाला धधकने लगी थी। दुनिया भर के क्रांतिकारियों को पढ़ चुके थे। महज 23 साल की उम्र में रूस और यूरोप के 3 दर्जन क्रांतिकारी लेखकों को अपने अंदर उतार चुके थे। इसी कड़ी में
राम प्रसाद बिस्मिल की कविताओं ने उनके अंदर ऐसी तड़प पैदा कर दी थी कि वो किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हो चुके थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी के तौर पर तैयार हो ही रहे थे कि देश में एक बड़ी घटना हो गई। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड, बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। भगत सिंह जैसे बौखला गए। जिस बिस्मिल के शब्दों ने उन्हें क्रांति सिखाई थी, आज उनकी शहादत का बदला लेने का वक्त आया था। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। ये भगत सिंह की बेहद ही दुर्लभ तस्वीर है। ये तस्वीर है उस वक्त की जब 1926 में दशहरा के वक्त में एक बम ब्लास्ट हुआ था और उसके आरोप में 1927 में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल भगत सिंह की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ताकत थी लड़ने की, संघर्ष करने की। भगत सिंह ने खुद लिखा है कि दहर से क्यों खफा रहें, दहर यानी दुनिया, दुनिया से क्यों नाराज रहें, चरख से क्यों गिला करें, चरख यानी कि आसमां यानी कि ईश्वर, उससे शिकायत क्यों करें, सारा जहां अदू सही, ये सारा जहां अदू यानी कि दुश्मन ही सही, आओ मुकाबला करें। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। सॉन्डर्स की हत्या के बाद अंग्रेजी हुकूमत जैसे पागल हो गई, लेकिन उस चौकन्नी पुलिस को भी भगत सिंह ने चकमा दे दिया। भगत सिंह ने अपना हुलिया बदल लिया, अपनी दाढ़ी कटवा ली और बिल्कुल अंग्रेज साहब की तरह लाहौर से निकल भागे। लाहौर से फरार होने में भगत सिंह का साथ दिया क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की क्रांतिकारी पत्नी दुर्गा देवी। मजदूरों के खिलाफ कानून न बन पाए, इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई। 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका गया, लेकिन उनका मकसद पलायन नहीं बल्कि कुर्बानी था। जेल में अंग्रेजी हुकूमत के सितम की इंतहा पर क्या कहा था भगत सिंह ने? इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह पकड़े जा चुके थे और लाहौर जेल भेजे जा चुके थे। धीरे धीरे उनके क्रांतिकारी साथी भी या तो पकड़े गए थे या फिर अंग्रेजी पुलिस के हाथों मारे गए थे, लेकिन जेल के अंदर भी भगत सिंह की क्रांति बेखौफ जारी थी। लेकिन भगत सिंह का जज्बा उस कैद में भी जिंदा था। भगत सिंह ने जेल के अंदर के हालात के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, लेकिन भगत सिंह का संकल्प नहीं डिगा। फांसी से 20 दिन पहले उन्होंने अपने भाई को खत में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। आखिरकार भगत सिंह के आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। क्रांतिकारी कैदियों को सारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई। भगत सिंह लिखना और पढ़ना चाहते थे, उन्हें इजाजत मिल गई। दुनिया भर की क्रांति किताबों के जरिए भगत सिंह के अंदर समाती जा रही थी और कभी चिट्ठी, कभी डायरी, कभी दस्तावेज के जरिए भगत सिंह के विचारों की लौ लोगों तक पहुंचती जा रही थी। ये भगत सिंह के वे तमाम दस्तावेज हैं जो इनकलाब की उनकी आग के साक्षी हैं, उनके पत्र, दस्तावेज और ये चांद का फांसी अंक जो उस वक्त बेहद ही चर्चित हुआ था, जिसपे प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैं भगत सिंह बोल रहा हूँ, ये पुस्तक जिसमें कि भगत सिंह के विचारों का संकलन है, ये भी यहाँ रखी है और उस जमाने के ये सब दस्तावेज हैं। भगत सिंह की जिंदगी का चिराग बुझाने की तैयारी चल रही थी। भगत सिंह पर पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या का केस चल रहा था और सबको पता था कि सजा कितनी कड़ी होगी। पिता ने सरकार से रहम की अपील भी की। 30 सितंबर 1930 ये वो तारीख है जब भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक चिट्ठी लिखी और भगत सिंह की बचाव के लिए एक मौका देने की मांग की। ये खबर भगत सिंह को पता चली, वो बेहद ही दुखी हुए। 4 अक्टूबर 1930 को उन्होंने अपने पिता सरदार किशन सिंह को चिट्ठी लिखी। हालांकि ये चिट्ठी उनके पिता सरदार किशन सिंह को देर से मिली, क्योंकि 7 अक्टूबर 1930 को इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने जो तय किया था वही हुआ। भगत सिंह के मुस्तकबिल पर सजाए मौत की मुहर लग गई थी। फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी 24 मार्च 1931। भला इतना क्यों डर गई थी अंग्रेजी हुकूमत की समय से पहले ही बेहद चुपके से भगत सिंह को फांसी दे दी?
भगत सिंह को फांसी का ऐलान हुआ तो पूरे देश में जैसे खलबली मच गई। लोग इस फैसले से इतने खफा हुए कि कई जगहों पर गांधी जी का विरोध होने लगा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा भड़क ही रहा था, देश के बदलते तेवर से ब्रिटानिया हुकूमत बौखला गई थी। सब हुआ था भगत सिंह के उन विचारों की वजह से। फांसी वक्त से पहले दे दी जाएगी। लाहौर जेल का जेलर चतर सिंह को आदेश मिला कि फांसी पहले दी जाएगी। चतर सिंह भी हैरान था, लेकिन आकाओं का ऑर्डर तो बजाना ही था। बाकी कैदियों को जल्दी बैरक में डालकर चतर सिंह भगत सिंह के पास पहुंचा, उन्हें फांसी के लिए ले जाने के लिए। भगत सिंह तब लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। बोले, थोड़ा रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। 23 मार्च 1931 शाम के 7 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। आनंद फानन में तीनों के शवों को सतलुज के किनारे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कोई दिन का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। भगत सिंह का शरीर उस रोज नहीं रहा, लेकिन उनके विचारों का चिराग आज भी हिंदुस्तान को रोशन किए हुए है। वही चिराग जिसे इनकलाब कहते हैं।